साथियों को और प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी पत्रकार बंधुओं का। आप सब लोग एक न्यून समय में आप लोग पधारे और अच्छी खासी संख्या में आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। आज की प्रेस वार्ता में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की टीम मंचासीन है और एक ऐसे विषय पर हम वार्तालाप करने वाले हैं जो आज के राजनीतिक दल बड़ा ज्वलंत उसको बताते हैं कि किस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और एक उदाहरण और यूँ कहें कि भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार किस तरह से आम जनता को बरगलाने का काम कर रही है, लेकिन खुद उसमें बहुत अधिक मात्रा में लिप्त है। उसके बारे में हम आपके सामने तथ्य रखने जा रहे हैं। ये बात करते हैं डेमोग्राफिक चेंज की और उसी को लेकर कुछ तथ्य हैं जो हमारे स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष आप सब लोगों के सामने भी रखेंगे। तो एक बार पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बॉबी भाई। सर्वप्रथम सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी इतने शॉर्ट मैसेज पे आप सभी उपलब्ध हुए, आपका धन्यवाद देता हूं। आज का जो विषय है वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। वो विषय ऐसा विषय है कि जिस विषय के बारे में यहाँ की सत्ताधारी पार्टी, यहाँ के नेता, यहाँ के मुख्यमंत्री राजनीतिक लाभ तो लेते हैं, परंतु उस राजनीतिक लाभ लेने के साथ उस चीज़ का समाधान करने में नाकाम है। और ये विषय मेरे द्वारा पूर्व में फरवरी 2024 में भी उठाया गया था, जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ा। उससे पहले इस मुद्दे को मेरे द्वारा उठाया गया था और काफ़ी हद तक उस दौरान इस पर कार्रवाई हुई और चीज़ें आगे बढ़ी। सर्वप्रथम मैं आप सबको एक नहीं दो ऐसी वीडियो दिखाना चाहूँगा जो वीडियो पाकिस्तान क्षेत्र से आई है और जिस वीडियो में वो दावा कर रहे हैं कि उनकी जो संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, वो देहरादून जनपद के कालसी विकासखंड हरिपुर में वो अपने संपत्ति का दावा कर रहे हैं, जिस संबंध में 2024 में भी हमारे द्वारा ये चीज़ें उठाई गई और उस पर काफ़ी हद तक कार्रवाई भी हुई। कार्रवाई क्यों रुकी, कौन उसके पीछे हैं, कौन इनके साथ हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये इस प्रेस वार्ता में हम बताने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि पत्रकार साथी पहले ये वीडियो देखें, बाद में व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को ये वीडियो भी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, जिसमें हमने इसका ट्रांसलेट भी किया है, भाषा वहीं की है। अस्सलाम वालेकुम शरबा वनंगित मेतापुला अब्दुल्ला ज़ेबिन जो और nga मोटा मरहम मोटा लिवे सोइंजो और nga शरबत थानुना एदाना मुखातिब जो ngai फोनो मेतापुला और जियाली ज़ेबिन जो बाकी धर्मा फोनोला ब्राह्मण ज़ेबिन ग्वानंगी हरिपुरी नु मरहूम अपोए जमीन जायदाद। ये हरिपुर कालसी की बात कर रहे हैं और मैं ये वीडियो व्यक्तिगत रूप से सब लोगों को फॉरवर्ड करूंगा। ये पहला वीडियो है और एक फिर दूसरा वीडियो जारी करवाया जाता है। आगा मोसली करगिल साहिब याला ayrollana अच्छा पुरजोर अपीलियत दे वारिस बने तरफना वनाना बेहसियत अच्छा नीर वाइस फ्रम से मुख्तालिफ यहाँ पर तरफना सांगा यदि क्या पलेरिश से बहुत से याले इल्तिमास में गुजारिश में वाने यदि क्या पसी मेरे से चस्पे पे वेडिंग किलो को ये दूसरा वीडियो है। ये भी मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबको फॉरवर्ड कर दूंगा। पर अब इन वीडियो के पीछे क्या है और क्या बोला जा रहा है, थोड़ा बहुत मैं आप सबके सामने उसका जिक्र करना चाहता हूँ। जो मैंने पहला वीडियो दिखाया, उस वीडियो में कहा जा रहा है कि मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। अल्लाह रहमान और रहीम है। सलाम। मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं मोटा अली का पोता हूँ और मैं छोरबत फ्रानू पाकिस्तान वाला जो गांव है वहाँ से बोल रहा हूँ। मेरे भाई का नाम रोजी अली है और बड़े भाई का नाम अब्दुल रहमान है और हरिपुर में मेरे मरहूम दादा की प्रॉपर्टी है। हरिपुर मतलब जनजातीय क्षेत्र कालसी की बात हो रही है, जहाँ पर
देहरादून जनपद का भी व्यक्ति ज़मीन नहीं ले सकता है। जो देहरादून जनपद का अगर कालसी और चक्राता छोड़कर अन्य ब्लॉक का व्यक्ति है तो वो भी ज़मीन नहीं ले सकता है। वहाँ पर दावा किया जा रहा कि हरिपुर में मेरे मरहूम दादा की प्रॉपर्टी है। एक पक्ष से हमारी बातचीत है और मामला तय हुआ है और कुछ ज़मीन हमारी दूसरे पक्ष संजय खान, जाहिद हुसैन, जावेद खान और शशीम बानो के पास है। वो ज़मीन हमने इमाम बरगाह मस्जिद कालसी अंबाड़ी को दान कर दी है। ये ज़मीन अध्यक्ष मुख्तार अहमद के हवाले करेंगे और आगा मुसावी साहब से गुजारिश है कि ये मेरी ज़मीन को मस्जिद इमाम बरगाह को दान कर दें और इस ज़मीन पर संजय खान का कोई हक नहीं है। वो ज़मीन पे कब्जा करके बैठा है और उनका कोई हक नहीं है। ज़मीन का असली वारिस मैं हूँ। ये पाकिस्तान से आया हुआ वीडियो ये बता रहा है। आप इस बात पे अमल करें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अध्यक्ष मुख्तार अहमद और आगा मुसावी से गुजारिश है बहुत कि मेरे इस ज़मीन को इमाम बरगाह मस्जिद को दान करें और ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है और ये आपका फ़र्ज है। मैं बस आप लोगों के लिए दुआ कर सकता हूं कि आप मेरे ये काम कर देंगे। एक पक्ष से तो हमारी बात हो गई है और दूसरे पक्ष वालों से हमारी कोई बातचीत नहीं है, ना कोई फ़ोन, ना कोई मैसेज, ना कोई चिट्ठी आई है। और आगा मुसावी साहब और मुख्तार अहमद साहब, आप मेरी इस वीडियो पे अमल करें। बाकी जो दूसरे पक्ष वाले हैं उन्होंने आज तक मुझे कोई मैसेज भी नहीं किया है। वहाँ पर उनके बैठने का कोई हक नहीं है। असली जायदाद के वारिस और मालिक हम हैं। सलाम। ये पहले वीडियो का निष्कर्ष क्या जो इसका ट्रांसलेशन है। दूसरे वीडियो में जो है, दूसरी वीडियो थोड़ी छोटी है और जिसमें 3 लोग बैठ के बोल रहे हैं, वो भी कहते हैं कि मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ, अल्लाह रहमान और रहीम है। आगा मुसवी कारगिल से गुजारिश है कि हमारा ये वीडियो क्लिप को और ये पैगाम आप याकूब अली मसूरी अध्यक्ष, मसूरी का भी जिक्र हुआ है, याकूब अली मसूरी अध्यक्ष नूर बख्शी मदरसा अंबाड़ी, अंबाड़ी मतलब विकास नगर वाला क्षेत्र अंबाड़ी, और जमाल खान प्रधान अंबाड़ी, उन तक आप ये पैगाम पहुंचाइए। ये वीडियो में बोला जा रहा है। और इसके अलावा मौलाना कमाल हसन रिजवी इमाम जुमा व जमात अंबारी, आप इन सब लोगों तक ये पैगाम पहुंचा दीजिए और आप लोगों से जितना हो सके मिल बैठकर ये जो इनके वारिस हैं इन तक इनका हक पहुंचाइए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अगर इन गरीब वारिस को इनका हक दे दें, बहुत मेहरबानी होगी। और इनके अलावा जो ईरान में मौलाना काइम मेहदी और मौलाना सैयद मेहदी है, अब ईरान का भी जिक्र हो चुका है, ये वारिस हैं, वो उनके साथ कांटेक्ट में हैं। अगर आपको भी तसल्ली नहीं है तो आप उन दोनों ईरान वालों से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वारिस हैं वो उनके साथ राब्ता में हैं और हमेशा से रहे हैं। अगर यकीन नहीं होता तो आप उनसे राब्ता कर लें, ये पैगाम दे दें। सलाम। ये दूसरे वीडियो में बोला जा रहा है। अब बात ये आती है कि हमारे द्वारा 13 फरवरी 2024 को इसी प्रेस क्लब से इसी जगह पर एक प्रेस की जाती है कि कालसी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने 2022 में ज़मीन ली। जब उस व्यक्ति के बारे में हमें पता लगा, उसकी जब डिटेल खंगाली गई तो वो व्यक्ति जम्मू कश्मीर का व्यक्ति था जिसका नाम गुलाम हैदर था और उसने अपने मूल निवासी होने का दावा किया कि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ और इस हिसाब से यहाँ पर 10 से ज़्यादा बीघे जो है ज़मीन ले ली। हमारे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जिला देहरादून के जिला प्रशासन जो है वो हरकत में आते हैं, डीएम आदेश करते हैं और डीएम कालसी और विकास नगर एसडीएम को आदेश करती है कि दोनों पक्षों को सुनकर जमींदार विनाश अधिनियम की धारा 166 और 167 के तहत कार्रवाई करें। 166-67 का मतलब है कि सरकार में इसको निहित करें। फिर ये व्यक्ति क्या होता है कि कोर्ट चले जाते हैं। जो गुलाम हैदर एंड पार्टी है ये कोर्ट चले जाते हैं डीएम के आदेश को
वो करके कि हमें मौका नहीं मिला अपनी बात रखने का, तमाम प्रकार का मामला कोर्ट में जाता है। इस दौरान बात चलती है। इस दौरान जिला शासकीय जो अधिवक्ता होता है सरकार का, डीजीसी, ये उनके माध्यम से भी इनसे लीगल राय लेते हैं और लीगल राय में उनसे पूछते हैं कि क्या है इस संबंध में। जो डीजीसी जो रिपोर्ट अपनी देता है, जो डीजीसी रिपोर्ट देता है, उसमें डीजीसी साफ लिखता है, मैं लास्ट में सीधे आपको समरी दिखाता हूं कि वो लास्ट में कहना क्या चाहता है। ये उसकी रिपोर्ट है। डीजीसी कहता कि अतः मेरी विधिक राय में हाजिरा बानो के पक्ष में हुआ विक्रय, मतलब उसकी है गुलाम हैदर की जो माता है, के विक्रय पत्र में दिनांक 22/5/2007 तथा गुलाम हैदर के पक्ष में हुआ विक्रय पत्र दिनांक 16/3/22 धारा 144 जमींदार विनाश अधिनियम के उल्लंघन में अंकित व निष्पादित किए गए हैं। इसलिए दोनों अंतरण उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 144 के प्रावधान का उल्लंघन होने के कारण शून्य है तथा अंतरण के दिनांक से अंतरण की विषय वस्तु को सभी भारों से मुक्त कर राज्य सरकार में निहित किया जाना उचित है। ये इन्होंने जो लीगल राय ली उसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि इसको राज्य सरकार में निहित किया जाना उचित है, क्योंकि ये गलत तरीके से जमीन ली गई है। अब डीजीसी का ये मामला आता है और हाईकोर्ट में भी तब तक सुनवाई होती है और हाईकोर्ट फिर से जिलाधिकारी देहरादून को निर्देशित करता है। ये हाईकोर्ट का जजमेंट है, आदेश है एक तरीके से डीएम को, जिसमें हाईकोर्ट कहता है कि मोहम्मद अली बनाम उत्तराखंड राज्य में पारित आदेश दिनांक 22/4/24 में दिए गए निर्देश, रिट पिटिशन इज डिस्पोज ऑफ द ऑफ विद ए ड्यूरेशन टू द डिस्ट्रिक्ट magistrate to himself take decision on the complaint made by Mr. Sanjay Khan after providing responsible opportunity of hearing। ये डीएम को आदेश कर देते हैं हाईकोर्ट कि आप अपने इस तरफ इसको करिए, और ये आदेश होने के बाद डीएम इसमें लिखते हैं कि भाई इस चीज़ पर कार्रवाई हो, और जो अपने अधीनस्थ एसडीएम जो तमाम प्रकार के जो लोग हैं उनके लिए वो भेज देते हैं। डीएम अपने रिपोर्ट में पहले ये लिख चुके हैं जो मैंने आपको बताया कि धारा 166 और 67 के तहत कार्रवाई करके इस मामले को निपटाया जाए। अब क्या होता है कि जो डीएम लिखता है, जिस एसडीएम को लिखता है, भले ही एसडीएम उस दौरान कोई और थे, और अब जब इस पर कार्रवाई हुई, अब किसी दूसरे एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट लगाई है। अब एक एसडीएम जो वर्तमान समय में कालसी में अपनी रिपोर्ट लगाते हैं और उसमें कहा जाता है, डीएम पहले जो आदेश करते हैं वो कह रहे हैं कि भाई शिकायतकर्ता जो है उनका जो ये शिकायत है ये क्या कहते हैं कि इसमें ये मान्य है और इसको कार्रवाई होनी चाहिए। ये बलयुक्त एक शब्द का प्रयोग किया गया है। डीएम साहब कहते हैं कि ये बलयुक्त है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एसडीएम रिपोर्ट लगाते हैं। एसडीएम वर्तमान समय में अभी हाल ही में इसी महीने में एक रिपोर्ट लगाते हैं और उसमें कहा जाता है, ये एसडीएम की रिपोर्ट है और ये मैं दिनांक आपको बताऊं तो इसमें 21/11/2025 मतलब 21 नवंबर 2025 की है और उसमें एसडीएम आदेश करते हैं, उपरोक्त विवेचना के आधार पर श्री संजय खान पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद हुसैन निवासी ब्यास नहरी तहसील कालसी जिला देहरादून द्वारा पक्षकार बनाए जाने संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 9/10/2024 वलयुक्त न होने के कारण निरस्त किया जाता है। पहले डीएम लिखती है कि इसलिए कार्रवाई करनी है कि इनका जो आधार है बलयुक्त है। एसडीएम अब उसको चेंज करता है कि बलयुक्त नहीं है। आप ये समझिए कि क्या ऐसे लोगों के बचाव के लिए इस सिस्टम में बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार है या नहीं है? क्या ऐसे प्रशासनिक अधिकारी किसी नेता के दबाव में ये काम कर रहे हैं या ऐसे प्रशासनिक अधिकारी मोटी रिश्वत लेके इन कार्यों को कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं, मैंने जैसे कहा कि पूर्व में मैंने कहा था,
ये वो व्यक्ति हैं, गुलाम हैदर जो व्यक्ति हैं, वो यहाँ का मूल निवासी क्यों नहीं है, इस बारे में पूरे प्रदेशवासियों को, पूरी सरकार को, पूरे सिस्टम को जानना पड़ेगा। गुलाम हैदर यहाँ का नहीं है, इसके तमाम प्रकार के एविडेंस हमने तब भी दिए थे। उत्तराखंड सरकार का इंटेलिजेंस हो या ऐसे मामलों में आईबी को इंटरेस्ट लेना चाहिए था, ऐसे मामलों में आईबी को इन्वॉल्व होना चाहिए था, इनकी और जो जांच एजेंसियां हैं या उन सबको इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए था, परंतु नहीं, क्योंकि इनके ऊपर कुछ नेताओं के हाथ हैं, कुछ लोग जो इनकी मदद कर रहे हैं। मैं इसमें बताना चाहता हूँ, हिंदुत्व का झंडा उठाकर हम लोगों को जो ऐसे प्रदेश आते हैं जिसे देवभूमि कहते हैं, जो हमें कहते हैं कि नहीं तुम लोग सरकार का विरोध करते, तुम हिंदू विरोधी हो। क्या सरकार का विरोध करना हिंदू विरोधी है? इस मसले में अधिकारियों को फोन कॉल करके, अधिकारियों को धमका करके इस मामले में कार्रवाई ना हो, इसलिए अवरोध बना एक आरएसएस का प्रमुख व्यक्ति जो पछवादून का एक पदाधिकारी है आरएसएस का, वो भी इन्वॉल्वमेंट है। और गुलाम हैदर के बारे में बात कर रहा था, ये आरटीआई से लिया गया दस्तावेज है, ये जम्मू कश्मीर से लिया गया दस्तावेज है, जिस दस्तावेज में ये साफ तौर पर लिखा गया है कि ये जो गुलाम हैदर नाम का व्यक्ति है, ये वहाँ जम्मू कश्मीर के एक गांव पड़ता है, जहाँ पर इसमें दर्शाया गया कि तहसील लेह द्वारा जारी जो प्रमाण पत्र हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा ST SC OBC का सर्टिफिकेट बनता है, सेम सर्टिफिकेट ये वहाँ से RTI से मांगा गया दस्तावेज है, और इसमें साफ तौर पर तहसीलदार द्वारा ये जारी किया गया है। और इसमें बताया गया है कि प्रमाण पत्र संख्या 4877/ST लेह 92 दिनांक 17/3/1992 के अनुसार थांग फुरतुक निवासी के रूप में बाल्टी अनुसूचित जनजाति का सदस्य घोषित किया गया है। किसको? गुलाम हैदर को। अब बात यह आती है कि जब गुलाम हैदर जम्मू कश्मीर के एक बॉर्डर का इलाका, जो बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ गांव है, POK जिसको हम कहेंगे, वहाँ का व्यक्ति, मूल निवासी वहाँ का, इस कागज़ के अनुसार जो तहसील से वहाँ से जारी हुआ है, इसके बाद इस कागज़ के अनुसार जो RTI दूसरी जम्मू कश्मीर से ली गई वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट से, ये वहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट है, हमने वहाँ से इसलिए ये RTI ली क्योंकि गुलाम हैदर जो ये व्यक्ति है, ये सब इंस्पेक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस में रह चुका है। अब बात ये आती है कि जब गुलाम हैदर जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर रह चुका है, क्या उत्तराखंड का मूल निवासी जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती हो सकता है? ये सवाल है। जब उत्तराखंड का व्यक्ति जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती नहीं हो सकता है, किस आधार पर उसने ये दावा किया कि मैं उत्तराखंड का मूल निवासी हूं और हरिपुर कालसी में 10 बीघा से अधिक की जमीन प्रॉपर्टी में खरीद रहा हूं और खरीदी है, जिसको हरी झंडी देने के लिए यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सरकारें लगी हुई है। हमारे द्वारा जब ये मामला पूर्व में उठाया गया, उस दौरान मैंने आपको बताया काफ़ी हद तक इस पर कार्रवाई हुई, और ये तक इनके जो लीगल सेल, जो इनके अधिवक्ता हैं, लीगल टीम, उन्होंने ये कहा कि इसको सरकारी उसमें निहित किया जाना राज्य हित में होगा। तो उनकी बात को पलटने वाले कौन हैं? आज गुलाम हैदर फिर से फर्जी कागज़ बना रहे हैं। बीच में जब हमको पता लगा कि पटवारी और इनके माध्यम से फर्जी कागज़ों को बना रहे हैं, इन्होंने एक बिजली का कनेक्शन लिया था चक्राता फॉरेस्ट की ज़मीन पर। जब इसकी शिकायतें हुई तो चक्राता जो फॉरेस्ट है, जो ऊर्जा विभाग है, उन्होंने उस कनेक्शन को काटा। उस आधार पर इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। आजकल इस प्रकार के लगातार मामले आ रहे हैं। एक शिक्षक जो बिजनौर का था और यहाँ पर गेस्ट टीचर के रूप में कार्यरत था, और उसका 5 साल में कैसे यहाँ का स्थायी निवास बन गया, या गुलाम हैदर भी तो बना सकता है। अब बात सिर्फ ये है कि गुलाम हैदर तक बात सीमित नहीं रह गई है। गुलाम हैदर ने 2 वीडियो उधर से जारी करवाए हैं, POK से और पाकिस्तान से। उन वीडियो में अपना नाम तो उन्होंने नहीं बुलवाया है, पर कुछ लोगों के नाम बुलवाए हैं। उन लोगों से भी जांच हो, उन लोगों से पूछताछ हो, क्या मसला है।
इन्होंने प्रधान तक का नाम लिया है। क्या पाकिस्तान में बैठा हुआ व्यक्ति किसी प्रधान को जानता होगा? पर उनके पास जो कागज़ दिया गया उस कागज़ से पढ़कर वो चीज़ों को बता रहे हैं। उन दोनों वीडियो में दिख रहा है कि कागज़ से पढ़कर बता रहे हैं। अब बात सुरक्षा की हो जाती है, देश के सुरक्षा की भी हो जाती है, राज्य के सुरक्षा की भी हो जाती है। और जब ये गंभीर मामला था, हमारे द्वारा पूर्व में उठाया गया था और लगभग कार्रवाई अपने लास्ट स्टेज पर थी और ये ज़मीन को उत्तराखंड सरकार में विलय होना था। कौन रोक रहा है? और इतना ही नहीं, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इतना ही नहीं, जो मैंने बताया वो इसमें भी लिखा हुआ है कि जो अधिकारी गुलाम हैदर था, अधिकारी का मतलब सब इंस्पेक्टर, संख्या 304/NGO EXK 104050 को DIG कश्मीर कार्यालय आदेश संख्या 16/1990 दिनांक 14/11/1990 द्वारा 17/11/1990 को जम्मू कश्मीर पुलिस में उप निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। ये इस RTI में है जो आप लोगों को उपलब्ध करवा दी जाएगी। अधिकारी को DPO एनोट्रेंग कश्मीर के आदेश संख्या 1844/2001 दिनांक 3/9/2001 के तहत निलंबन कर दिया गया। अब निलंबन की अगर बात सुनोगे तो क्यों किया गया वो मैं बताता हूँ। और विभागीय जांच शुरू कर दी गई, जिसके बाद अधिकारी को पुलिस मुख्यालय जम्मू कश्मीर के आदेश संख्या 2585/2000 दिनांक 5/7/2002 के तहत सेवा से हटा दिया गया। वहाँ एक आतंकवादी घटना होती है, आतंकवादी गतिविधि होती है और उस आतंकवादी घटना में गुलाम हैदर पर आरोप लगते हैं और गुलाम हैदर की संलिप्तता पर शक होता है और उसको हटा दिया जाता है। क्या ऐसे व्यक्ति जो 10-10, 15-15 बीघा जमीन वो भी जनजातीय क्षेत्र में ले रहे हैं, क्या ये उत्तराखंड के लिए सेफ है? क्या उत्तराखंड के लिए ठीक है? जब ऐसे व्यक्तियों का रिकॉर्ड हमारी इंटेलिजेंस नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? जब ऐसे व्यक्तियों का रिकॉर्ड जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या अपने सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से हम कभी रखते हैं, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ऐसे मामलों का संज्ञान लेकर इन पर कार्रवाई करें? ये वो लोग हैं जिनका केवल जमीन लेने से या उससे मसला नहीं है। ये वो लोग हैं जो यहीं उत्तराखंड विकासनगर जैसी जगह पर खनन क्रेशरों में पैसा लगाते हैं। किन नेताओं के साथ मिलकर लगाते हैं वो भी देखिए और जांच करिए, सब निकल कर आएगा। ये वो व्यक्ति हैं जो रियल एस्टेट और ज़मीन में यहाँ पर पैसा लगाते हैं। क्या जब वीडियो पाकिस्तान से आ सकता है, क्या पैसा पाकिस्तान से नहीं आ सकता है? पाकिस्तान का एक व्यक्ति वीडियो जारी करके कहता है कि मेरे पैतृक संपत्ति है। खेल क्या चल रहा है? क्या ये सरकार जो बहुत पोस्टरबाजी करके तमाम प्रकार के इस प्रकार के कार्ड खेलते हैं कि हम सब कुछ हैं, हम डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देंगे। अरे जिस डेमोग्राफी चेंज होने की का डर है, उस डेमोग्राफी चेंज होने को लेकर जो तथ्य, जो सबूत जो दिए जा रहे हैं, जो बातें बोली जा रही है, उस पर कार्रवाई कौन करेगा? ये मामला बेहद गंभीर है। ये मामला चाहे प्रदेश या देश की सुरक्षा को लेकर ये बहुत गंभीर मामला है। अगर एसडीएम ने ये लिखा है कि दूसरा जो शिकायती है संजय खान, उसका इस ज़मीन से कोई नाता नहीं है, ये बात वीडियो में भी बोली गई जो वहाँ से वीडियो आई है। क्या एसडीएम उनके संपर्क में है? क्या एसडीएम वही भाषा बोल रहा है जो भाषा उस वीडियो में बोली गई, उस भाषा को लिख रहा है? एसडीएम डीएम की बात को कैसे काट दे रहा है कि डीएम लिख रहा है कि भाई इन शिकायती जो पत्र है वो बलयुक्त है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एसडीएम उसको दूसरी रिपोर्ट में बता दे रहा है कि ये जो शिकायती पत्र हैं ये बलयुक्त नहीं है, इनको पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। किस प्रकार से पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है? इसमें और भी चीज़ें हैं, क्योंकि जिन्होंने ये शिकायत की ये उस ज़मीन के खातादार हैं, इसमें उनका नाम है। ये लेटेस्ट निकाली गई एक खतौनी है। तो एसडीएम कैसे कह सकता है कि ये उनका वो नहीं बन सकता है, पक्षकार नहीं बन सकता है? ये चीज़ें जो चल रही है, इसमें कुछ अधिकारी, कुछ नेता
जिनके लिए ये लोग काम कर रहे हैं, गुलाम हैदर जैसे लोग और इनके जो साथी हैं, जिनके लिए काम कर रहे हैं, खनन के लिए भी काम कर रहे हैं, इनके क्रशर के लिए भी काम कर रहे हैं, अन्य चीज़ों के लिए भी काम कर रहे हैं, जिन नेताओं से संपर्क है वो चीज़ें भी सामने आएँ। इसमें तत्काल रूप से एक SIT गठित हो और पूरे तरीके से ब्यौरा निकाला जाए कि क्या वास्तव में ये अधिकारियों ने लोभ प्रलोभन लेके, रिश्वत लेके इस जांच को प्रभावित करने का काम किया है, या इसमें ये बातें भी सामने आनी चाहिए कि इस भूमि को जब धारा 166 और 67 में जमींदारी अधिनियम विनाश अधिनियम के तहत सरकार में निहित करे जाने की बात हो गई थी, कौन इनको बचाने का बार बार काम कर रहे हैं, कौन इनके सहयोगी है, कौन इनके साथी है, इन सब में जांच होनी चाहिए। इसमें SIT गठित होकर सारी चीज़ें होनी चाहिए। और जिस प्रकार से पाकिस्तान से वीडियो आते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि निश्चित ही ये बहुत बड़ा एक रैकेट है और इसके एक ठिकाना नहीं है। मैं अभी बता रहा हूँ, ये कभी हरिपुर कालसी में भी रहता है, ये कभी श्रीनगर कश्मीर में भी रहता है, और अन्य जगहों पर 4-5 जगहों पर इसके ठिकाने हैं। तो मैं कहना चाहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि केवल प्रचार प्रसार करके जो आप ढोंग पीट रहे हैं कि हम डेमोग्राफी चेंज जो हो रहा है उसके खिलाफ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो जब आपके पास एविडेंस हम लोगों ने पुख्ता दे दिए हैं तो निश्चित इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा आपके ये झूठे दावे, खोखले दावे, इस प्रदेश को, उत्तराखंड का आज एक नागरिक देख रहा है कि किस प्रकार से सरकार की पोल खुल रही है, किस प्रकार से धामी जी झूठ बोल रहे हैं कि हम डेमोग्राफी चेंज के लिए चिंतित है। इसका मतलब उत्तराखंड सरकार डेमोग्राफी चेंज के लिए चिंतित नहीं है, ये इनके पार्टनर है ये लोग। मैंने कहा कि एक RSS का प्रमुख व्यक्ति भी जो पछवादून से संबंधित है, नाम नहीं ले रहे सर आप। देखिए सर, नाम भी आएंगे। मैं तो कहता हूँ SIT गठित करें, नाम एक नहीं, नाम नेताओं के भी नाम आएंगे, जो नेता इनको प्रयोग करते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने पार्टनरी के लिए, जिनके साथ इनकी पत्तियां लगी हुई है खनन में, सबके नाम आएंगे। पर मैं कहता हूं कि जांच तो करें, इसकी भी जांच करें कि वीडियो कैसे कैसे हम तक भी पहुंचा है, तो कैसे कैसे किस किस माध्यम से फर्स्ट कहां से सर्कुलेट हुआ है, इन सब की जांच होनी चाहिए। कुछ लोगों के नाम जिन पे आप संदेह जता रहे हैं जी कि भाई इनकी संलिप्तता होगी शासन प्रशासन में, वो तो आपके सामने आए होंगे, कम से कम उनका जिक्र होना चाहिए प्रेस में, नहीं तो ये तो नहीं। पहले तो वो देखिए, पहले SDM का मैंने जिक्र किया है कि SDM कैसे किस प्रकार से चैलेंज कर रहे हैं कि एक DM का जो आदेश है उसको आप वो कर। नहीं है, ये लिखा हुआ है DM साहब का जो या विधिक राय जो ली गई है इस तरीके। देखिए सारे कागज है ना, इनके जो जिला जो अधिवक्ता है, इनके जो सीनियर DGC जिसे बोलते हैं, उनसे भी विधिक राय ली है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि भाई इसको राज्य सरकार में निहित किया जाना राज्य हित में है, ये जमीन गलत तरीके से ली गई है, क्योंकि इनके पास 2003 से पूर्व की कोई ऐसी जमीन नहीं है जो इनकी पुश्तैनी हो। जब नहीं है तो वो उसका उल्लंघन करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे तो चलो एक व्यक्ति ने दिया है, मुझे तो चलो उन्होंने दिया जो शिकायत करता है, पर पाकिस्तान से वीडियो यहाँ कैसे पहुँचा उसकी जांच हो और तह तक जाए कौन कौन इसके पीछे हैं। क्या ये सुरक्षा है इस प्रदेश की? बॉर्डर से लगता हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से, चाइना से, नेपाल से ये लगता हुआ ये प्रदेश है। इस प्रकार से इस प्रदेश में अगर इस प्रकार की गतिविधियां होंगी, ये पता नहीं लगेगा कि इस देवभूमि में कब कौन सी बड़ी घटना हो जाए। पछवादून में, विकास नगर से लेकर पूरा पछवादून में कोई भी छोटी सी घटना भी होती है तो वो जितने भी हिंदूवादी संगठन है वो सक्रिय हो जाते हैं। ये इतना बड़ा मैटर है, इस पे किसी भी हिंदूवादी, देखिए भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, जब कोई प्रमुख व्यक्ति में बता रहा हूँ, पछवादून का RSS का प्रमुख व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हो, जब एक बार आदेश हो गए थे कि इसको राज्य हित तभी है जब इसको सरकारी उसमें निहित किया जाए, जब इनके अपने अधिकारी, अपने नेता इनको बचाने में लगे हो, कौन सा हिंदूवादी संगठन है जो सामने आएगा? हिंदूवादी संगठन वहाँ पर सामने आता है जहाँ पर सरकार को लगता है कि सरकार कुछ कार्रवाई कर रही है या सरकार के पक्ष में माहौल जाएगा। यहाँ पर कार्रवाई करके देखिए और इस घटना पर रोक लगाइए, नहीं तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला। जिस क्षेत्र का ये मामला है, ये जनजातीय क्षेत्र है। इस जी जो आपका वीडियो दिखाया ना, उस वीडियो तो शत्रु संपत्ति है, शत्रु संपत्ति है। देखिए, अगर शत्रु संपत्ति है, सरकार के फेवर में बोला ना, अगर शत्रु संपत्ति है तो
तो जो शिकायत करता है या जो दूसरा पक्ष है उन दोनों को छोड़कर राज्य उसमें हित कर दी जाए, निहित कर। हम यही तो कह रहे हैं। हमने जब फरवरी 2024 में ये बात रखी तो काफ़ी हद तक जहाँ तक कार्रवाई हुई वहाँ से कार्रवाई को वापस लौट के पीछे ले आए। भाई आपके अपने इलाके का मामला है? मेरे अपने इलाके का मामला, हमारे क्षेत्र का मामला है। जनजातीय क्षेत्र है जहाँ पर मैं बता रहा हूँ, वो जनजातीय क्षेत्र 2 ब्लॉक कालसी चक्राता। उसके अलावा आप विकास नगर के अगर मूल निवासी हैं, देहरादून के मूल निवासी, आप भी वहाँ पर ज़मीन नहीं ले सकते। और वहाँ पर इस प्रकार से जम्मू कश्मीर से आए हुए व्यक्ति ज़मीन ले रहे हैं, पाकिस्तान से तो वीडियो जारी करवा रहे हैं। तो ये मेरा एक आखिरी सवाल है भाई, क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड में जैसा वो दावा कर रहे हैं कि ऐसी शत्रु संपत्ति या ऐसे किसी व्यक्ति का जो पूर्व से ही वहाँ पर संपत्ति हो, कहीं जिक्र होता है रेवेन्यू रिकॉर्ड में? देखिए, इसमें कई खाता धारक हैं, पर ये लोग हो सकता कि आज़ादी से पहले के यहाँ के लोग हों, पर जो व्यक्ति आज दावा कर रहा है, जिस व्यक्ति ने ज़मीन ली है, उसका कहीं जिक्र नहीं है। तो साफ तौर पर यह होता है कि पूरे प्रशासनिक अमला मिला हुआ है, पूरी सरकार मिली हुई है। जिस प्रकार से मैंने कहा, आरएसएस का भी मैं नाम ले रहा हूँ, इनके कोई प्रमुख है जो पछवादून के हैं, वो मिले हुए हैं, और कुछ स्थानीय नेता जो इनका संरक्षण कर रही है, जिनके साथ इनका व्यापार में हो या बिजनेस में हो या तमाम खनन और क्रेशरों में जिनकी पत्तियां लगी हो, ये नेता भी इन्वॉल्व है। अब आप जांच करोगे तो सब सामने आ जाएगा, और मैं चाहता हूं जांच हो। भाई खाता धारक आप बता रहे हैं, क्या ये जो नाम है ये मुस्लिम नाम है, हिंदू नाम? देखिए, ये मुस्लिम नाम है, पर ये मुस्लिम नाम है विकास नगर और उस क्षेत्र के। तो इन मुस्लिम नाम शायद आज़ादी से पहले के कुछ व्यक्ति हैं जो जिनका ये खाता है। तो बीच में जब ये गुलाम हैदर के नाम या उन्होंने खरीदी, इसमें भी ऐसा नहीं है कि सब ने बेची है। गुलाम हैदर ने किससे खरीदी थी? गुलाम हैदर ने इनसे कुछ लोगों से खरीदी है, पर गुलाम हैदर यहाँ जमीन नहीं ले सकता क्योंकि वो जम्मू कश्मीर का निवासी है। 2003 से पूर्व में कोई रिकॉर्ड में उनके परिवार या उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं जिन पे यहाँ पर उनकी संपत्ति हो। तो जब यहाँ पर 2003 से पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो किस आधार पर यहाँ की जमीन लेगा, यहाँ का अपने आप को पैतृक को बताएगा? भाई आपके जिलाधिकारी या जो विधिक राय से ली गई है उनसे बातचीत हुई कि भाई आपके एसडीएम आपके आदेश को कैसे सुपरसीड कर सकता है, उस प्रकार से कोई वार्तालाप हुई? देखिए, मामला गंभीर था हमारे संज्ञान में। जैसे हमने पहले आम जनमानस तक ये बात पहुँचाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को पहुंचाने के लिए और आप लोगों को जानकारी देने के लिए मामला किया है। इसके बाद जिलाधिकारी के भी फॉरवर्ड किया जाएगा, एसडीएम से भी जवाब तलब किया जाएगा कि आपने जिलाधिकारी के ऑर्डर को कैसे काटा है। इसके जी एक सवाल है, किस वर्ष में ये जमीन खरीदी गई? देखिए, 22 का मामला है और ये 24 में हमारे संज्ञान में आया, तो फरवरी 24 में हमने इस पर प्रेस करी थी। आपने एक क्वेश्चन इंडिकेट किया था कि वहाँ पर जिस तरीके से इसको पुलिस विभाग से हटाया गया है जी, वो तरीका क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे प्रायोजित करके यहाँ पे अगर इसे कुछ आगे फ्यूचर में कुछ इसके द्वारा अनहोनी हो जाए? देखिए, मुस्लिम बदनाम होंगे। संभावना कुछ भी हो सकती है, संभावना कुछ भी हो सकती है। मैंने पूर्व में अपने वक्तव्य में कहा है कि ये प्रदेश दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगता हुआ प्रदेश है। यहाँ पर इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, ये प्रायोजित भी करवाया जा सकता है। जिस प्रकार से शासन प्रशासन का सहयोग, कुछ स्थानीय नेताओं का सहयोग इन लोगों को मिल रहा है, तो ये प्रायोजित भी हो सकता है। भविष्य में कोई बड़ी घटना को ऐसा अंजाम दे दें। पर मैं जब कह रहा हूँ, जब ये सरकारी डॉक्यूमेंट में आ चुका है वहाँ के पुलिस मुख्यालय से, जिसमें कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति को, ये सब इंस्पेक्टर थे, उसके बाद एक घटना होती है, उस घटना में ये इनका संलिप्तता होने का वो पाया जाता है। देखिए, ये जो घटना है ये 2001-2 के आसपास की, एक की घटना है, एक में निलंबन करते हैं, 2002 में इसको वहाँ से पूरी तरीके से हटा देते हैं, बल्कि फिर आगे जांच होती है क्या होता है क्या नहीं है। पर ये एक आदमी, देखिए, कदम साफ है, हमारे अपने क्षेत्र का मामला है और एक ऐसे क्षेत्र का मामला जिसे हम पूरे उत्तराखंड के वासी कहते हैं कि चक्राता जैसा कानून होना चाहिए, वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। अरे ज़मीन नहीं खरीद सकते वहाँ, तो इन्होंने इस प्रकार के बाहर के लोग खरीद रहे हैं। तो ये ऐसा मामला है, इसको लेकर स्थानीय जो लोग हैं उनमें काफ़ी आक्रोश है, पूरे क्षेत्र में आक्रोश है। अगर सरकार इस पर सही ढंग से सही समय पर कोई उचित फैसला लेकर इस ज़मीन को सरकार उत्तराखंड सरकार में निहित नहीं करती है, निश्चित ही क्षेत्रवासियों में जो उबाल है वो सड़कों पर दिखेगा और विरोध के रूप में दिखेगा। भाई, ये तहसील विकास नगर का मामला है, तहसील कालसी का? देखिए, तहसील कालसी का मामला है और 2 जगह पर ये जमीन का मामला आ गया। विकास अंबाड़ी में भी ये ले रहे हैं, तो तहसील विकास नगर का भी मामला हो जाता है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें। थैंक यू।